हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू शाखा। ये है बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 6। चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेट एक विचार के साथ। इतिहास लिखने के लिए कलम नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। तो मजबूत हौसलों के साथ आगे बढ़ते रहिए और सफलता को छूइए। चलिए, ये रहा हमारा पहला सवाल। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही है? अंक समुद्र पक्षी संरक्षण रिजर्व, ये कर्नाटक में है, ये बात ठीक है। कराई बेटी पक्षी अभयारण्य, कराई बेटी की बात करें तो ये केरल में नहीं है, ये तमिलनाडु में है। मगधी केरे संरक्षण रिजर्व, मगधी केरे जो है ये तमिलनाडु नहीं बल्कि कर्नाटक में है। होकेरा आर्द्रभूमि, पंजाब में नहीं है, ये जम्मू कश्मीर में है। तो सही जवाब हो जाएगा पहला वाला युग्म जो सही है, बाकी सब जो है वो गलत है। निम्न में से किसने बाबर को सरेपुल के युद्ध में पराजित किया? तो सरेपुल के युद्ध की बात करें तो ये हुआ कब? ये हुआ 1501 ईस्वी में। ये किसके बीच में हुआ? तो बाबर और शैबानी खान के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था। ये समरकंद को हासिल करने के लिए जो लड़ाई लड़ी गई थी और ये लड़ाई सरेपुल में हुआ था, इसलिए सरेपुल का युद्ध कहते हैं। इसमें शैबानी खान ने बाबर को पराजित किया था। महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन के निम्न घटनाओं का कालक्रम क्या है? तो यहाँ पे जो क्रोनोलॉजी बताना है महात्मा गांधी से जुड़े हुए जो इवेंट्स हैं उनसे। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह की बात करें तो ये 1917 में जो है हुआ था, अप्रैल 1917। अहमदाबाद हड़ताल, ये हुआ फरवरी 1918। खेड़ा आंदोलन, ये हुआ मार्च 1918। असहयोग, इसके लिए जो पूरा बातचीत चला 1920 में, हालांकि इसकी शुरुआत की गई जनवरी 1921 से। तेज तो सही क्रम पूरा क्रम में ही है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर सी। मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत ने किसे पृथक चुनाव क्षेत्र एवं आरक्षित सीटों आवंटित नहीं की थी? तो जो मैकडोनाल्ड का कम्युनल अवार्ड आया 1932 में, जिसमें उन्होंने क्या कहा कि कुछ वर्ग के लिए सीटें जो है वो रिजर्व की जाएंगी, जिसमें मेनली जो है अनुसूचित जातियों के लिए रिजर्व रहेगा, उसके अलावा मुस्लिमों के लिए, सिखों के लिए, तो इन सब लोगों के लिए जो है सीटें रिजर्व रहेंगी। लेकिन बौद्धों का यहाँ पर कोई जिक्र नहीं होता। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बौद्ध। बौद्धों के लिए सीटें रिजर्व नहीं की गई थी, तो नहीं के लिए बौद्ध। भारतीय भाषा में 1857 के विप्लव के कारणों पर लिखने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो 1857 में जो विद्रोह हुआ, इस विद्रोह के बाद इस विद्रोह के बारे में विस्तृत जानकारी जो हमें देखने को मिलती है वो एक किताब है असबाब ए बगावते हिंद। असबाब ए बगावते हिंद, ये किताब किसके द्वारा लिखा गया? तो ये किताब लिखा गया सैयद अहमद खान के द्वारा, जिसमें उन्होंने बताया कि जो 1857 का विद्रोह का कारण क्या है, इसका परिणाम क्या है, इसका जो एक विस्तृत विश्लेषण जो है उन्होंने असबाब ए बगावते हिंद की किताब में लिखा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की बात करें तो इसके जो नए अध्यक्ष दिसंबर 2024 में नियुक्त किए गए हैं वो हैं जय शाह। अगर हम बात करें बीसीसीआई के अध्यक्ष को लेकर, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? रॉजर बिन्नी। केंद्रीय बजट 2024-25 में किस टैक्स को समाप्त किए जाने की घोषणा की गई है? तो केंद्रीय बजट 2024-25 में जो है सरकार ने एंजल टैक्स को समाप्त करने की घोषणा किया है। एंजल टैक्स होता क्या है? तो जो स्टार्टअप होता है ना, स्टार्टअप में शुरुआत में जो नई कंपनियां खोली जा रही हैं तो उनके जो है टैक्स दिया जाता है। तो मान लो जितना ज़्यादा ये टैक्स पे करेंगे तो स्टार्टअप्स के लिए उतना ही रुकावटें पैदा होंगी। तो सरकार ने क्या किया कि इन स्टार्टअप्स वाले जो भी टैक्स लग रहा है उसको अब ख़त्म किया जा रहा है, ताकि स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाए, नए नए जो कंपनियाँ खोल रही हैं उनको जो है बढ़ावा दिया जाए। साथ ही साथ बजट में जो है 12 लाख रुपये तक की आय पर जो है कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, ये भी जो है व्यवस्था किया गया है। देश के सबसे चौड़े रेल सड़क पुल का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो देश का सबसे चौड़ा रेल सड़क पुल, ये रेल भी चलेगा और सड़क भी चलेगा, तो ये है बनारस काशी में जो इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें जो 4 रेलवे लाइन लगेंगी और साथ ही साथ जो 6 इनका हाईवे जो है बनाया जाएगा। ये लगभग जो है 2642 करोड़ का जो है इसमें खर्चा बैठेगा और ये 4 साल के अंदर जो है इसको तैयार किया जाएगा। हाल ही में कितनी महिलाओं को वर्ष 2025 का पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है?
तो इस साल 2025 में जो है 23 महिलाओं को पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। इस साल कितने पुरस्कार दिए जा रहे हैं? तो पद्म पुरस्कार की बात करें तो पद्म विभूषण दिया जाएगा 7 लोगों को, साथ ही साथ जो है पद्म भूषण दिया जा रहा है 19 लोगों को और पद्मश्री दिया जा रहा है 113 लोगों को। तो कुल मिला के जो है 139 लोगों को जो है इस बार पद्म पुरस्कार दिया जा रहा है, जिसमें से अगर हम पद्म विभूषण की बात करें तो ध्यान रखिए शारदा सिन्हा, इनको भी जो है मरणोपरांत ये पद्म पुरस्कार दिया गया है, पद्म विभूषण। निम्नलिखित में से किस चार्टर अधिनियम द्वारा नियंत्रण बोर्ड के सदस्यों तथा कर्मचारियों के वेतन आदि को भारतीय राजस्व में से देने की घोषणा की गई? तो जो भी यहाँ पे जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल के, इन सबको जो है भारत से जो टैक्स वसूला जा रहा है उसमें से अब पैसा दिया जाएगा। ये बात रखी गई 1793 के चार्टर एक्ट के तहत। और साथ ही साथ इस एक्ट के तहत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के 20 साल तक का जो है ट्रेड मोनोपोली, व्यापार एकाधिकार को जो है बढ़ावा दिया गया। तो 20 साल तक जो है खाली ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से व्यापार करेगा। अगर हम बात करें 1813 के चार्टर अधिनियम को लेकर, तो 1813 के चार्टर अधिनियम में क्या किया गया, जो व्यापार एकाधिकार था ना, मोनोपोली, इसको ख़त्म कर दिया गया, ये चीज़ है। उसके अलावा 1833 में ये हुआ, ये जो गवर्नर जनरल थे, जो बंगाल के गवर्नर जनरल थे, उनको पूरे भारत का गवर्नर जनरल जो है नियुक्त कर दिया गया। और इस तरीके से केंद्रीकरण जो है पूरी तरीके से यहाँ पर 1833 में होता हुआ दिखाई देता है। 1853 की बात करें तो इसमें जो है सिविल सर्विस जो हो रहा है, इसका एग्ज़ाम भारत में भी कंडक्ट किया जाएगा और भारतीयों को भी जो है इसमें मौका दिया जाएगा, इसकी बात की गई। ओपन कंपटीशन का बात जो है 1853 में किया गया। फ्रांस सरकार ने अपनी सभी बस्तियाँ पौंडीचेरी, चंद्रनगर, यमन और करिकाल को भारत को कब सौंपा? तो फ्रांस ने जो है ये सारी बस्तियों को भारत को सौंप दिया था 1954 में। हालांकि भारत सरकार ने जो है इन सब को मिलाकर जो है एक यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश के जो है निर्माण किया 1962 में। भारत सरकार में भारत में सामाजिक बैंकिंग सेवा की शुरुआत किस वर्ष प्रारंभ हुई? तो भारत में जो सामाजिक बैंकिंग है, सामाजिक बैंकिंग मतलब क्या होगा कि जो गरीब लोग हैं, जो ज़्यादा अमीर नहीं हैं, उनको भी बैंकिंग से जोड़ने का जो है पहल शुरू किया गया। ये कब हुआ? तो ये 1969 में हुआ, जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। और इस समय जो 1969 में जो है लगभग 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। उसके बाद 1980 में जो और 6 बैंकों का जो है राष्ट्रीयकरण किया गया, ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी बैंक से लोन वगैरह ले सकें, उनको भी जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन किया जाए, वित्तीय समावेदन में जिनको शामिल किया जाए। अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ने वाली जल संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन को जो जोड़ता है वह है मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि की बात करें, अगर जल संधि की बात करें, जल संधि क्या होता है? तो 2 बड़े जो जलाशय हैं, इनको जोड़ने का कार्य जो है करता है। तो ये चीज़ है। अगर पाक जल संधि की बात करें तो पाक जल संधि किसको जोड़ रहा है? तो पाक जल संधि जो है वो गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी और साथ ही साथ जो है वे ऑफ बंगाल की खाड़ी को जोड़ता है। तो पाक जल संधि गल्फ ऑफ मन्नार और वे ऑफ बंगाल को जोड़ता है। अगर हार्मोज की बात करें तो हार्मोज किसको जोड़ रहा है? तो ये जो है गल्फ ऑफ पर्शिया, फरास की खाड़ी और साथ ही साथ जो है गल्फ ऑफ ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। कारीमाटा जल संधि की बात करें तो ये किसको जोड़ रहा है? ये जो है दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी और साथ ही साथ जो है जावा सी को जोड़ता है। दक्षिण चीन सागर और साथ ही साथ जावा सागर को जो है ये जोड़ता है। तो ये हो गया सब। प्राचीन काल में किस स्मृति की रचना सबसे पहले हुई थी? तो इन सब में से जो सबसे पहले रचना हुई है वह है मनुस्मृति। मनुस्मृति की रचना की बात करें तो 200 ईसा पूर्व से लेकर जो है 200 ईस्वी तक के बीच में जो है मनुस्मृति की रचना हुई है। और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किसने किया है? इंग्लिश में जो इसका अनुवाद है वो किया गया है विलियम जोन्स के द्वारा। मध्यकाल में कश्मीर के किस शासक ने कश्मीर में जाजिया कर हटा दिया था तथा गौ हत्या निषेध कर दिया था?
तो कश्मीर में बात करें तो मध्यकाल में जो जैनुल आबिदीन ने जो है जाजिया कर को हटा दिया और साथ साथ गौहत्या निषेध भी कर दिया था। एक और चीज़ था, इन्होंने जो सती प्रथा को अनुमति भी दी थी। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नासिक अभिलेख, गौतमीपुत्र बालाश्री, ये ठीक है। देवपाड़ा अभिलेख, विजय सेन, ये भी ठीक है। उसके अलावा जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त। मानसोर की बात करें तो मानसोर पुलकेशिन II का नहीं है, बल्कि ये जो है मालवा नरेश थे यशोवर्मन। तो ये यशोवर्मन से जुड़ा हुआ था मानसोर इंस्क्रिप्शन। और यशोवर्मन की बात करें तो ये मालवा नरेश थे, मालवा रूलर थे, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। इसके अलावा बात किया जाए प्रयाग प्रशस्ति की बात करें तो समुद्रगुप्त के बारे में जिक्र मिलता है। आइहोल अभिलेख की बात करें तो इसमें पुलकेशिन द्वितीय के बारे में मिलता है। तो पुलकेशिन द्वितीय के बारे में किस में देखने को मिलेगा? तो ये हमको जो है ऐहोल इंस्क्रिप्शन या फिर ऐहोल अभिलेख में जो है देखने को मिलता है पुलकेशिन II के बारे में। हाल ही में ओडिशा तथा बंगाल के तटीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाला चक्रवात दाना का नामांकन किस देश द्वारा किया गया है? तो दाना का नामांकन जो है ये किया है कतर ने, जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन होता है और साथ ही संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग होते हैं। इसके सदस्य जो है बारी बारी से चक्रवातों के नाम जो है सुझाव देते रहते हैं। तो चक्रवात दाना जो है ये कतर ने सुझाया है। अगर हम बात करें तो दाना शब्द जो है ना ये अरबी भाषा से लिया गया है और इसका मतलब होता है उदारता। निम्न में से कौन सा राज्य नवीनीकरणीय ऊर्जा में प्रथम स्थान पर है? रिन्यूएबल एनर्जी में जो है सबसे फर्स्ट कौन है? तो सबसे आगे है राजस्थान। भारत में राजस्थान जो है ये नवीनीकरण ऊर्जा में जो है सबसे आगे है। इसके बाद गुजरात है, तमिलनाडु है और फिर कर्नाटक है। बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का उद्घाटन जो है 21 अक्टूबर 2024 को हुआ। और ये कहाँ हुआ? तो ये बिहटा पटना में हुआ। और किसके द्वारा? तो जो उद्योग मंत्री हैं नीतीश मिश्रा, इनके द्वारा जो है उद्घाटन किया गया। इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था? तो इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने जो है मोहम्मद रज़ा खान को जो है मुर्शिदाबाद का उप दीवान बनाया था। इसके अलावा बात किया जाए बिहार के लिए जो इन्होंने बिहार का दीवान किसे बनाया? तो बिहार का उप दीवान जो बनाया गया वो थे सिताब राय। तो इनको जो है बिहार के लिए नियुक्त किया गया और मोहम्मद रज़ा खान को मुर्शिदाबाद के लिए नियुक्त किया गया। अच्छा, इलाहाबाद की संधि हुई कब थी? इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में, बैटल ऑफ बक्सर के बाद। किस देश में पहला ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाएगा? तो ई स्पोर्ट्स ओलंपिक खेल का जो आयोजन है ये किया जाएगा सबसे पहले सऊदी अरेबिया में। और ये पहली बार कब होगा? ये होने वाला है 2027 में। 27 में रियाद में जो है ये आयोजन किया जाएगा। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान क्या है? ग्लोबल पीस इंडेक्स की बात करें तो 2024 में भारत जो है 163 देशों में से 116वें पायदान पे है, ये चीज़ है। और अगर बात करें सबसे कम अपराध वाला देश कौन है? तो सबसे कम अपराध वाला देश है सिंगापुर। सिंगापुर जो है ये सबसे कम अपराध वाला देश है। वहीं भारत को जो है यहाँ पर 116वां स्थान जो है प्राप्त है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में भारत की जो रैंकिंग है ना इसमें सुधार हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा प्लेट दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में स्थित है? तो नाज़का प्लेट जो है ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच में जो है स्थित है। उसके अलावा बात किया जाए यहाँ पर अरेबियन प्लेट, तो ये अरेबियन प्लेट किसके बीच में है? तो अरेबियन प्लेट जो है अरब प्रायद्वीप का जो अधिकतर भाग है वो अरेबियन प्लेट है। इसके अलावा फ़िजी की बात करें तो फ़िजी जो है ऑस्ट्रेलिया का जो उत्तर पूर्व क्षेत्र है वो फ़िजी प्लेट है।
उसके अलावा फिलिपिन प्लेट की बात करें, फिलिपिन प्लेट जो है ये जो है एशिया और प्रशांत महासागर के बीच में है। किस समिति ने प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को अधिनियमित करने का सुझाव दिया था? तो प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को जो है अभिनीत करने का सुझाव आया था राघवन समिति के द्वारा। हाल ही में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल की खोज किस देश ने की है? तो दुनिया का सबसे पहला जो ब्लू होल की खोज जो है ये मैक्सिको ने किया हुआ है। जो चेतुमल खाड़ी है, चेतुमल खाड़ी कहाँ है? मैक्सिको में है। तो मैक्सिको में चेतुमल खाड़ी है, इसमें स्थित है तामजा ब्लू होल। तो इसको जो दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल बताया जा रहा है। ये जो है लगभग 1380 फीट गहरा है। वहीं अगर बात करें इससे पहले जो ड्रैगन होल जो दक्षिण चीन सागर में स्थित था, इसको जो है सबसे गहरा बताया जा रहा था। अब जो है इससे भी ज़्यादा गहरा हो गया है ये तामजा ब्लू होल जो कि मैक्सिको में है। साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आनंद मोहन बोस, उसके अलावा शिवचंद्र देव, उमेश चंद्र दत्त, शिवनाथ शास्त्री, इनके द्वारा जो है ये स्थापना किया गया था। और ये हुआ कब? ये हुआ था 15 मई 1878 को। ये चीज़ है। सबसे पहले बात करें तो यहाँ पे ये साधारण ब्रह्म समाज आया कहाँ से? तो 1828 में जो है ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। ठीक है, सबसे पहले जो है ब्रह्म समाज की स्थापना जो की गई थी वो था 1828 में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। उसका इसमें विभाजन होते चला और यही विभाजन होकर जो है साधारण ब्रह्म समाज 1878 में बना आनंद मोहन बोस के द्वारा। महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 का आयोजन किस राज्य में हुआ? तो ये जो है बिहार के राजगीर में जो है इसका आयोजन करना है। और ये कब हुआ? 11 नवंबर से लेकर 20 नवंबर के बीच में जो है हुआ है। हाल ही में मर्सर द्वारा जारी कॉस्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 में भारत का कौन सा शहर सबसे महंगा शहर बना है? तो अगर हम बात करें भारत के शहरों के बारे में तो सबसे महंगा शहर है मुंबई, उसके दूसरे स्थान पर आता है दिल्ली। और ऐसे सबसे महंगा शहर कौन है पूरे विश्व में? हांगकांग जो है ये सबसे महंगा शहर है। दक्षिण पूर्वी सागर तट पर अंग्रेज़ों ने अपनी पहली कोठी कब स्थापना की थी? तो दक्षिण पूर्व सागर तट की बात करें तो सबसे पहले जो है मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम जो आज का आंध्र प्रदेश में है। तो मसूलीपट्टनम में जो है इन्होंने सबसे पहले अपनी कोठी स्थापित की थी कब? 1611 ईस्वी में। और इन्होंने साथ ही साथ 1608 में सबसे पहला जो अपना फैक्ट्री स्थापित करने की कोशिश किया था सूरत में, हालांकि उस समय वो कामयाब नहीं हुए थे। फिर 1613 में जो है ये सूरत में फैक्ट्री स्थापित करने में कामयाब हो गए। जून 1945 में आयोजित शिमला सम्मेलन में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? तो जून 1945 में जब बेबल योजना काम नहीं आया तो उसके बाद जो है लॉर्ड बेबल ने क्या किया कि सारे लोगों का एक बैठक बुलाया शिमला में। लगभग जो है 21 भारतीय राजनीतिक हस्तियां जो हैं इस सम्मेलन में शामिल हुए। और इस सम्मेलन में कांग्रेस के जो तत्कालीन अध्यक्ष थे उस समय वो थे मौलाना अबुल आज़ाद। तो मौलाना अब्दुल आज़ाद जो थे इन्होंने जो है इसमें नेतृत्व किया। BARC में स्थापित साइरस तापीय रिएक्टर किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया है? तो ये जो साइरस तापीय रिएक्टर है ये स्थापित किया गया है कनाडा की मदद से। और इसे कब स्थापित किया गया था? तो इसको जो है 10 जुलाई 1960 में जो ये स्थापित किया गया था। ये भारत का दूसरा नाभिकीय रिएक्टर था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के सबसे लंबी और सबसे बड़ी सड़क सुरंग का उद्घाटन किया, उसका नाम क्या है? तो ये जो सुरंग है जिसका उद्घाटन भी हाल में हुआ है ये है थाने बोरीवली ट्विन टनल। तो ये थाने बोरीवली ट्विन टनल है, ये लगभग जो है 11.8 किलोमीटर लंबा है। और ये जो है थाने से बोरीवली में राष्ट्रीय मार्ग जो 8 है उसको जोड़ता है। और साथ ही साथ जो है इसमें लगभग लागत कितना लगा है? 16,600 करोड़ का जो है लागत लगा है। और इसमें जो है 2 ऑपरेशनल लेन रहेगा, साथ ही साथ जो है 1 इमरजेंसी लेन भी रहेगा।
पश्चिमी घाट के निम्न दर्रों को दक्षिण से उत्तर की ओर सजाएं। अगर हम बात करते हैं थाल घाट, तो थाल घाट कहाँ है? ये नासिक और मुंबई के बीच में है और ये लगभग जो है 580 मीटर जो है। उसके अलावा जो बात करें अगर हम पाल घाट, तो पाल घाट कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में है। भोर घाट जो मुंबई और पुणे के बीच में है। शेनकोटा जो है ये त्रिवेंतपुरम और मदुराई के बीच में है। तो सबसे दक्षिण में जो है वो है शेनकोटा, तो सबसे पहले तो ये आ जाएगा। उसके बाद जो है कोयम्बटूर और कोचीन के बीच में स्थित है पाल घाट, तो ये दूसरा हो जाएगा, तो 4 2। उसके अलावा जो फिर भोर घाट 3 और फिर जो है 1, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही हो जाएगा। सबसे दक्षिण में है शेनकोटा, उसके बाद पाल घाट, फिर भोर घाट और सबसे ऊपर की तरफ आपको मिलेगा थाल घाट। थाल घाट कहाँ है? थाल घाट जो है नासिक और मुंबई के बीच में है। उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास एवं वनस्पति क्या कहलाती है? तो उष्णकटिबंधीय वाले जो जलवायु वाली घास एवं वनस्पति है, इसको मेनली शवाना कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ बात किया है तुम्हारे पास, तो ज़ेरोफाइट, लिथोफाइट, ये सब जो है ना अलग अलग क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग नाम दिया गया है। तो ये जो उष्णकटिबंधीय जलवायु वाली घास और वनस्पति होती है, ये ट्रोपोफाइट कहलाती है, तो ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा अगर ज़ेरोफाइट की बात करें, ज़ेरोफाइट कहाँ उगता है? तो ये जो है ना उष्णकटिबंधीय मरुस्थल में। उसके अलावा जो लिथोफाइट जो ये चट्टानों में उगता है, कड़ी चट्टानों में। हेलोफाइट, हेलो होता है नमकीन, तो मेनली जो ये नमकीन क्षेत्रों में पाया जाता है, जहाँ नमक की मात्रा जो है ज़्यादा है, तो ये हेलोफाइट। निम्न में से किसने पुनर्विवाह वर्जित किया था? तो पुनर्विवाह की बात करें तो जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति के 38वें खंड में जो है इस बात का स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि अगर किसी पत्नी का किसी औरत का जो पति मर जाता है तो उसको जो है विवाह करना उचित नहीं है। तो ये मनुस्मृति के 38वें खंड में जो है ये मिलता है। मुगलकालीन निम्नलिखित युद्धों को समय के क्रम के अनुसार व्यवस्थित करें। घाघरा के युद्ध की बात करें तो घाघरा का युद्ध कब हुआ? तो घाघरा का जो युद्ध है ये 1529 को हुआ। किसके बीच में? बाबर और अफ़गान सेनाओं के बीच में जो ये हुआ था, जिसे मुख्य रूप से जो है मोहम्मद लोदी और सुल्तान नुसरत शाह इनके बीच में। तो बाबर और महमूद लोदी के बीच में जो है हमको ये लड़ाई देखने को मिलता है, बैटल ऑफ घाघरा 1529 में। उसके अलावा बात करें खानवा, तो खानवा हुआ 1527 में। किसके बीच में? बाबर और साथ ही साथ जो है राणा संगा के बीच में जो है ये युद्ध हुआ था 1527 में। फिर है चौसा का युद्ध। चौसा के युद्ध की बात करें तो ये जो है 1539 में हुआ था, हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच में। अगर हम बात करें सामूगढ़, तो सामूगढ़ हुआ था 1658 में, औरंगज़ेब और साथ ही साथ जो है दारा शिकोह के बीच में। तो ये सब हो गया। तो अगर क्रम देखा जाए तो सबसे पहले आएगा खानवा, तो 2, उसके बाद जो है 1 घाघरा, फिर जो है 3 और फिर 4। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत भूमि जोत का आकार जो है ये है 1 हेक्टेयर से भी कम। सीमांत किसान कौन होते हैं? तो सीमांत किसान वो किसान होते हैं जिनके पास 1 हेक्टेयर या इससे भी कम कृषि भूमि है, तो उनको सीमांत किसान कहते हैं। भारत में लगभग जो है 85% से भी अधिक किसान जो है वो सीमांत किसान ही हैं, ठीक है। इसके अलावा लघु किसान वो होता है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में जो है कृषि भूमि होती है। निम्न में से कौन दक्षिण अमेरिकी देश है जो अपने सभी ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला देश बन गया है? तो वेनेजुएला जो है ये दक्षिण अमेरिका देश है जो अपने ग्लेशियर्स को खोने वाला पहला देश बन गया है। मेनली क्या है? जलवायु परिवर्तन के कारण जो है, तापमान बढ़ने के कारण जो है एंडीज पर्वत जो है उसके सभी ग्लेशियर्स जो है वो इस जगह के पिघल चुके हैं। 18वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्रों में वन एवं वृक्षावरण है?
तो अगर हम बात करें भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार, तो देश का कुल वन और क्षेत्र कितना है, तो ये लगभग जो है 8,27,357 किलोमीटर वर्ग में जो है फैला हुआ है। और ये पूरे देश के हिस्से के अनुसार बात करें तो ये है 25.17%। ईशान पहल की शुरुआत किसके द्वारा किया गया है? ईशान पहल की बात करें तो ईशान पहल की जो शुरुआत की गई है वो है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण। तो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जो है इनके द्वारा ये शुरू किया गया है। और ये ईशान है क्या? ईशान की बात करें तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन सिंगल स्काई हार्मोनाइज्ड एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट। तो ये जो है ये एक पहल है जो भारत में जो है एकल आकाश या एकीकृत हवाई क्षेत्र बनाने के लिए हो रहा है। ठीक है, ये पहले भारत के 4 उड़ान जो सूचना क्षेत्र हैं दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई को नागपुर से एकल हवाई क्षेत्र से एकीकृत करने की जो प्रक्रिया इसके द्वारा शुरू की गई है। तो ये ईशान पहल है जिसके द्वारा जो कोशिश किया जा रहा है कि एकल हवाई क्षेत्र का निर्माण किया जाए, कुल मिला के सभी को मिला के एक हवाई क्षेत्र जो है बनाया जाए। ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के दौरान किस राज्य ने पक्षी प्रजातियों की सबसे अधिक संख्या दर्ज किया है? तो सबसे अधिक संख्या जो पाया गया है वो है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल की बात करें तो इस वर्ष जो भारतवर्ष में कुल जो है 1068 प्रजातियों का जो है दस्तावेजीकरण हुआ है, जिसमें पश्चिम बंगाल का जो योगदान रहा ये सबसे ज़्यादा रहा। और साथ ही साथ जो है ना पश्चिम बंगाल ने लगातार तीसरे वर्ष सर्वाधिक पक्षी प्रजातियों की गणना किया है। पार्किंसंस रोग किस प्रकार का विकार है जो हाल ही में समाचार में देखा गया? तो पार्किंसंस रोग की बात करें तो ये एक तरह का जो है न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी है। तो पार्किंसंस रोग न्यूरो डिजेनरेटिव बीमारी होता है जिसमें क्या हो रहा है ना, जो न्यूरॉन्स है तंत्रिका कोशिकाएं ये धीरे धीरे जो है ख़राब होने लगती हैं, जिसकी वजह से जो है आदमी जो है वो चीज़ों को सही तरीके से समझ नहीं पाता है। और साथ ही साथ जो है मस्तिष्क में ज़्यादातर जो है दर्द रहना ये सब जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये है मांसपेशियों में कठोरता उत्पन्न हो जाती है। उसके अलावा आदमी के सोचने समझने की शक्ति जो है ये धीरे धीरे कम होने लगती है, संतुलन बनाने में दिक्कत होने लगता है। खबरों में रहा मणिकरण तीर्थ स्थल किस राज्य में स्थित है? तो मणिकरण तीर्थ स्थल जो है ये हिमाचल प्रदेश में जो है स्थित है। ये पार्वती घाटी में ब्यास और पार्वती नदियों के बीच में जो कुल्लू जिले में स्थित है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है। 2025 का थीम क्या रहा? तो 2025 का थीम था हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। तो ये 2025 का थीम रहा, हमारे साझा भविष्य के लिए आर्द्र भूमि की सुरक्षा। तो ये चीज़ है। 9वें एशियाई शीतकालीन खेलों में मेज़बानी किस देश ने किया है? तो 9वें एशियाई शीतकालीन देशों की जो मेज़बानी है वो कर रहा है चीन। और ये कब से कब तक चला? तो मेनली जो है ये 7 से लेकर जो है 14 फरवरी 2025 तक जो है ये खेल चला। इसका मुख्य भूमिका क्या है? तो ये आयोजन जो है एशिया में शीतकालीन खेलों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ है। और इसमें जो है 11 शीतकालीन खेल विधाओं में लगभग 64 स्पर्धाएं जो हैं आयोजित की जाती हैं। अच्छा, इसका जो शुभंकर क्या रहा? तो इसका शुभंकर था बिनबिन और नीनी जो कि बाघ हैं, टाइगर। स्पिरिट नाइट्स उपन्यास की रचना किसके द्वारा किया गया है? स्पिरिट नाइट्स उपन्यास जो है ये लिखा गया है एस्टरीन किर के द्वारा। एस्टरीन किर को जो है इसके लिए जो है साहित्य अवार्ड भी मिला है इंग्लिश भाषा का।
तो ये चीज़ है। उसके अलावा बात करें हिंदी का साहित्य अवार्ड किसको मिला, तो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला है कवित्री गगन गिल को। इन्होंने कविता का एक संग्रह बनाया था जिसका था मैं जब तक आई बाहर। तो ये कविता का संग्रह इनके द्वारा लिखा गया था, गगन गिल के द्वारा, और इसीलिए जो है इनको हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और एस्टरिन किर को जो है इंग्लिश का साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला स्पिरिट नाइट्स के लिए 2024 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों में से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो बिल्कुल जो सिस्टमिक वेव्स होते हैं ना, जब भी ये डेंसर मीडियम से पास करते हैं तो इनका स्पीड बढ़ता है, ये ऑप्शन सही है। सभी भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थों से गुजरने पर घट जाता है, नहीं, अगर कम घनत्व वाले पदार्थ हैं तब घट जाएगा। प्राथमिक तरंग ही पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर नहीं सकते हैं। तो प्राथमिक तरंग ही केवल ऐसा है जो पृथ्वी के केंद्रीय भाग से गुजर सकता है, तो नहीं गुजर सकता है, गलत स्टेटमेंट है इनमें सभी, तो ये तो गलती होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बस ये सत्य है, बाकी सभी गलत है। भारत में सबसे अधिक थोरियम भंडार किस राज्य में मिलता है? तो भारत में सबसे अधिक थोरियम भंडार जो है ये केरल में पाया जाता है। मेनली थोरियम मिलता कहाँ से है? तो मोनाजाइट नमक जो होता है इसमें से थोरियम मिलता है। मोनाजाइट एक खनिज के रूप में जो भंडार है जिसमें से जो है थोरियम निकाला जाता है, और थोरियम के मामले में भारत जो है सबसे आगे है। निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी गई है? तो ग्रीन ऑस्कर की संज्ञा दी गई है विटली पुरस्कार को। तो जो विटली पुरस्कार है इसको ग्रीन ऑस्कर का संज्ञा दिया गया, काहे कि ये प्राकृतिक संरक्षण में जो है योगदान के लिए दिया जाता है। तो जो भी प्रकृति को बचाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं उनको ये विटली पुरस्कार जो है दिया जाता है। पोर्ट्समाउथ की संधि किन दो देशों के बीच में हुई थी? तो पोर्ट्समाउथ की संधि की बात करें तो ये 1905 5 सितंबर 1905 को हुआ। किसके बीच में? तो ये हुआ था जापान और रशिया के बीच में। 1904 से 1905 के बीच में जो है रशिया और जापान के बीच में युद्ध हुआ था। तो ये चीज़ था, और इसी युद्ध में जापान ने जो है रशिया को कांटे की टक्कर भी दी थी। इसके बाद जो है क्या हुआ, मेनली जो है ना, जो भारत के अंदर भी ये बात आया कि अगर कोई एशियन देश यूरोपियन देश को हरा सकता है तो हम लोग भी जो है अंग्रेज़ों से लड़ सकते हैं। तो ये चीज़ है। माउंट आबू पर स्थित दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किस वंश के शासक ने किया था? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण जो है ये मेनली किसी शासक के द्वारा नहीं हुआ था, लेकिन इस समय शासक थे चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश चल रहा था लगभग 1031 ईस्वी में। चालुक्य राजा जिनका नाम था भीम प्रथम। तो चालुक्य राजा थे भीम प्रथम, इनके मंत्री थे, चालुक्य राजा थे भीम प्रथम, इनके मंत्री थे जिनका नाम था बिमल शाह। तो बिमल शाह के द्वारा जो है 1031 ईस्वी में जो है ये माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिर बनाया गया था। तो मेनली बिमल शाह के द्वारा बनाया गया था जो राजा नहीं थे। तो चालुक्य वंश जो बोला जा रहा है मेनली चालुक्य वंश के भीम प्रथम, इनके समय में ये बना, और इनके मंत्री थे बिमल शाह, उन्होंने ये बनवाया। निम्न कथनों में से सत्य कथन को चुनिए। अलाई दरवाजा में अवस्थित गुंबद वैज्ञानिक ढंग से पहला निर्मित गुंबद है। बिल्कुल यहाँ पे जो है साइंटिफिक मैनर में ये बनाया गया कहीं ना कहीं। जलालुद्दीन खिलजी ने सीरी को अपना राजधानी बनाया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने नहीं बल्कि अलाउद्दीन खिलजी ने जो है सीरी को अपना राजधानी बनाया था। ये दूसरा शहर है दिल्ली का। तो ये चीज़ है, तो केवल पहला ही स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। बजट पहल के तहत बिहार में मखाना की खेती को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड की स्थापना किया गया है? तो बजट पहल के तहत जो बिहार के किसान हैं जो मखाना उगाते हैं उनमें जो है और ज़्यादा सही दाम दिलवाने के लिए और आधुनिक तरीके से जो है मखाना उगाने की विधि को बताने के लिए जो है मखाना बोर्ड का निर्माण किया गया है। ये इनको उचित दाम वगैरह दिलवाने में ये सहयोग करेगा ये बोर्ड। केंद्रीय बजट 2025 के लिए अनुमानित राजकोषीय घाटा कितना है? तो केंद्रीय बजट 2025 के लिए जो अनुमानित राजकोषीय घाटा है वह है जीडीपी का 4.4%। तो सकल घरेलू उत्पाद 4.4% जो अनुमानित घाटा रखा गया है। इस साल जो अनुमानित आय है वो कितना है? तो टोटल अनुमानित आय जो है वो 34.6 लाख करोड़ जो है आय रखा गया अनुमानित आय। उसके अलावा जो है
इस साल जो अनुमानित खर्चा कितना होने वाला है, तो अनुमानित खर्चा जो है लगभग 50.65 लाख करोड़ अनुमानित खर्चा है। यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो इसमें लगभग जो है 30 देश शामिल हैं, जिसमें से यूरोपीय संघ के 27 सदस्य देश हैं। उसके अलावा जो है EFTA के जो है 3 देश, जिसमें आइसलैंड, नॉर्वे और साथ ही साथ जो है लिक्टेनस्टेन, तो ये सब जो है शामिल हैं। तो इसमें शामिल कौन नहीं है, तो इसमें शामिल नहीं है रशिया। तो ये चीज़ है। सरकार के पूंजीगत प्राप्तियों में से निम्न में क्या शामिल नहीं है, ऋण के रूप में प्राप्त धनराशि, इसको शामिल किया गया है पूंजीगत प्राप्ति में। संपत्ति बेचने से प्राप्त धनराशि, ठीक है, ये भी है। जो भी मेनली आजकल चल रहा है ना कि प्राइवेटाइजेशन, जिसमें क्या हो रहा है, सरकार अपनी कंपनियों को बेच रही है, विनिवेश कर रहा है, तो वो भी क्या है, वो भी जो है पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल है। अप्रत्यक्ष कर से प्राप्त धनराशि, तो ये पूंजीगत प्राप्तियों में शामिल इसको नहीं किया जाता है, तो ये नहीं है। तो केवल 1 और 2। कितने प्रतिशत लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का उच्च सीमा मान जाता है, तो लवणता के खारे जल को सीमांकित करने का जो उच्च सीमा है ये है 24.7%। ठीक है। वहीं अगर समुद्री जल की बात करें तो समुद्री जल होता है उसमें लवणता की मात्रा जो है 35% तक पहुंच जाती है। सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है, तो जो सी ड्रैगन एक्सरसाइज है ये नवल एक्सरसाइज है, नौसैनिक अभ्यास है, और इसका जो मेज़बानी कर रहा है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये कब से कब तक चला, तो ये जो है 4 से लेकर जो है 19 मार्च 2025 तक जो है इसको चला। और ये कहाँ पर हुआ, तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में जो है गुआम है उसके तट पर जो है ये आयोजित किया गया। और इसमें मुख्य रूप से कौन कौन से देश शामिल हैं, तो इसमें जो है एक तो अमेरिका शामिल है, उसके अलावा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही साथ जो है साउथ कोरिया। तो ये देशें जो ये सी ड्रैगन 2025 नौसैनिक अभ्यास में शामिल थीं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था निम्न किस देश के संविधान से लिया गया है, तो ये जो राष्ट्रपति के जो निर्वाचन मंडल होते हैं कि कौन कौन इनको चुनेगा, और मेनली इनको चुनता कौन कौन है, तो इनको चुनते हैं जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं, साथ ही साथ जो विधानसभा ये लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो लोग चुनते हैं। इसके अलावा विधानसभा के भी जो निर्वाचित सदस्य हैं वो चुनते हैं। तो ये लोग मिलके जो भी इलेक्टेड लोग हैं लोकसभा, राज्यसभा और साथ ही साथ जो विधानसभा, वो सब मिलके चुनते हैं। तो ये जो प्रावधान आया है कहाँ से आया है, तो ये आया है आयरलैंड के संविधान से। तो आयरलैंड के संविधान से जो है राष्ट्रपति का चुनने का तरीका जो है लिया गया है। इसके अलावा अगर बात करें हम लोग जो है अमेरिका से, तो अमेरिका से मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता होती है, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश को हटाना और साथ ही साथ जो है उपाध्यक्ष को हटाना, सर्वोच्च न्यायालय के उपाध्यक्ष को हटाना, तो ये सब जो है अमेरिका से लिया गया है। और ज़्यादातर हमारे संविधान का हिस्सा है वो 1935 के अधिनियम से लिया गया है। भारतीय संविधान के 89वें संविधान संशोधन अधिनियम 2023 में निम्नलिखित में से किस आयोग का गठन जो है किया गया था, तो ये जो 89वां संविधान संशोधन हुआ ये कब हुआ, 2003 में, और इसके द्वारा जो है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही हो जाएगा। साथ ही साथ इस संशोधन से जो है अनुच्छेद 338A को संविधान में जोड़ा गया, जिससे जो अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है एक अलग आयोग की स्थापना हुई। अच्छा, इसमें एक बात करें, जैसे कि पिछड़े वर्ग के लिए जो राष्ट्रीय आयोग बनाया गया, तो ये जो पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया ये कब बनाया गया, तो ये जो है 1993 में स्थापित हुआ। वहीं अगर बात करें राष्ट्रीय महिला आयोग, तो राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना जो है 1992 में हुआ। किसके तहत, राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम आया था 1990 में, उसके तहत जो है राष्ट्रीय महिला आयोग 1992 में स्थापित किया गया। उसके अलावा जो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना हुई ये 2003 में हुई। 2002 में अधिनियम आया और 2003 में जो है इसका स्थापित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है,
संवैधानिक निकाय मतलब क्या हो गया, जो कि संविधान के द्वारा स्थापित नहीं किया गया है। तो राज्य लोकसभा आयोग, इसके बारे में संविधान में बात है, संघ के बारे में बात है, साथ ही साथ निर्वाचन आयोग तो है ही है। राज्य मानवाधिकार आयोग का जिक्र जो है ये संविधान में इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो ये चीज़ है। अगर हम बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में, तो इसका जो अध्यक्ष होता है ना, उसको चुनता है राज्यपाल। साथ ही साथ पहले जो है ना, ये 5 सालों तक या 5 साल तक और नहीं तो 70 वर्ष पूरा होने तक ये ऑफिस संभालते थे, कार्यकाल में रहते थे। लेकिन फिर जो है इसमें संशोधन किया गया और अब इसके जो अधिकतम सीमा कर दी गई है वह है 3 साल और नहीं तो 70 वर्ष पूरा हो गया तो इनको रिटायर होना पड़ेगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन कब और किसकी अध्यक्षता में किया गया? तो प्रथम जो राजकीय भाषा आयोग का गठन जो किया गया ये 7 जून 1955 में किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे बीजे खेर। तो बीजे खेर की अध्यक्षता में जो है इसको स्थापित किया गया, बाल गंगाधर खेर। और इसमें सदस्य कितने थे? तो इसमें सदस्य थे 21 सदस्य। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह आदेश देता है कि राज्य को कलात्मक या ऐतिहासिक रुचि में प्रत्येक स्मारक या स्थान की रक्षा करनी चाहिए? तो जो भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐतिहासिक स्मारक, इनकी सुरक्षा करने का प्रावधान जो है ये है अनुच्छेद 49 में। उसके अलावा बात करें अगर हम अनुच्छेद 39A में क्या बोला गया है, तो अनुच्छेद 39A में बोला गया है कि सभी के लिए जो है समान न्याय होगा और साथ ही साथ जिनके पास अगर मान लो अपना वकील करने की क्षमता नहीं है तो सरकार जो है उनको वकील देगी, तो निःशुल्क कानूनी सहायता जो है ये दिया जाएगा। तो उसके अलावा जो अनुच्छेद 48 की बात करें तो अनुच्छेद 48 में बात किया गया है कि राज्य को जो है कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने का ज़रूरत है। उसके अलावा अनुच्छेद 50 की बात करें तो इसमें क्या बोला गया है? इसमें बोला गया है कि जो न्यायपालिका है उसको जो है कार्यपालिका से अलग किया करने का निर्देश दिया गया है अनुच्छेद 50 में। तो न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों अलग अलग कार्य करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी कैबिनेट समिति नहीं है? तो अगर बात करें कैबिनेट समितियों के बारे में तो कैबिनेट की नियुक्ति समिति है, राजनीतिक मामलों की समिति भी कैबिनेट समिति के अंतर्गत आती है, निवेश और विकास संबंधी समिति भी कैबिनेट समिति के अंतर्गत है, लेकिन मंत्रियों के बीच विवाद ऐसी कोई समिति जो है स्थापित नहीं है। तो ये चीज़ है। कैबिनेट समितियों की बात करें तो इसका प्रयोग जो है ना क्या कहता है कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं उन पे कार्यभार ना बढ़े, तो हर एक मामले के लिए जो है एक एक समिति है जो उस चीज़ के बारे में ध्यान देगी, जो उस चीज़ को ठीक करने के लिए, जांच या प्रभावी बनाने के लिए जो है कार्य करेगी। तो इस आधार पे जो है कैबिनेट समितियों का निर्माण किया गया है। जैसे कि आर्थिक मामलों का जो कैबिनेट समिति हो गया, इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा जो आयात निर्यात है उसकी समीक्षा करना, जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है उसके बारे में जांच पड़ताल करना। तो ये चीज़ संसदीय मामलों पे और कोई कैबिनेट समिति तो ये क्या करेगा? जो भी संसद में विपक्ष का मुकाबला तथा जो भी चीज़ें हैं, संसद से जुड़ी जो भी चीज़ें रहेंगी उनके बारे में जो है संसदीय मामलों पर कैबिनेट समिति उस चीज़ का ध्यान रखेगा। तो इस तरीके से कैबिनेट समितियों का जो है निर्माण किया जाता है। और ज़्यादातर कैबिनेट समिति में जो प्रधानमंत्री होते हैं वो उसके हेड होते हैं। ग्राम सभा का क्या अभिप्राय है? तो ग्राम सभा क्या होता है? ग्राम सभा वो होता है गांव में जो भी लोग 18 वर्ष से ऊपर के हैं जिनका नाम जो है निर्वाचक प्रणाली में जो है, जो निर्वाचक नामावली है उसमें पंजीकृत हैं, जो वोटर लिस्ट में शामिल हैं, तो उनको जो है ग्राम सभा का सदस्य माना जाता है। तो ग्राम स्तर के पंचायत क्षेत्र के जो भी निर्वाचक नामावली में पंजीकृत लोग हैं उनको ग्राम सभा बोला जाता है। और पंचायत जो है ना कोई भी फैसला वगैरह लेती है तो ग्राम सभा से राय विचार मशवरा करके जो है वो फैसले लेती है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो जो भारत की अशोधित मृत्यु दर है वो थी 7.1%। ये चीज़ है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? रंगराजन समिति की बात करें तो इसका गठन किया गया था 2012 में और इसने अपना रिपोर्ट दिया 2014 में।
तो ये चीज़ है। और इस समिति का गठन क्यों किया गया था, तो इसका मेन कारण था गरीबी का आंकलन करना। इस समिति का मुख्य उद्देश्य है कि जो तेंदुलकर समिति के द्वारा गरीबी के आंकलन के जो तरीके थे उसी की समीक्षा करना। भारत सरकार द्वारा तापमान, वर्षा, पवन आदि से संबंधित डेटा एकत्र करने और मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए जिम्मेदार भारतीय मौसम विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो जो भारतीय मौसम विभाग है इसका स्थापना हुआ था 1875 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और ये पूरे भारत साथ ही साथ जो है अंटार्कटिका में सैकड़ों जो अवलोकन स्टेशनों हैं उनका जो है संचालन करता है। सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा सा हिस्सा निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये सफ़ेद कोह पर्वत है मुख्य रूप से अफगानिस्तान में स्थित है, लेकिन इसका थोड़ा सा पार्ट जो है पाकिस्तान में भी पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पाकिस्तान। भारत का मूल संविधान अंग्रेजी भाषा में किसके हाथों से लिखा गया था? तो भारत का जो मूल संविधान था ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव किसी सदस्य द्वारा सदन के समक्ष किसी मामले पर बहस को संक्षिप्त करने के लिए पेश किया जाता है? तो अगर मान लो कोई बहस चल रहा है और उसको छोटा करना है तो उसके लिए सदस्य जो है समापन प्रस्ताव क्लोजर मोशन लेकर आते हैं और इस क्लोजर मोशन के द्वारा जो भी बहस है उसको समाप्त कर दिया जाता है। ये प्रस्ताव जो है इसके द्वारा लाया जाता है। उसके अलावा अविश्वास प्रस्ताव, जब भी ऐसा लगता है कि सरकार के पास बहुमत नहीं है तो जो विपक्ष होता है वो अविश्वास प्रस्ताव ला सकता है लोकसभा में, सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में आता है अविश्वास प्रस्ताव। और उसके बाद अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया, पारित हो गया, तो उसके बाद जो है सरकार गिर जाती है और फिर जो नई सरकार यहाँ पे स्थापित करनी पड़ेगी। भारत की कौन सा झील विवर्तनिक गतिविधि का परिणाम है? तो विवर्तनिक गतिविधि टेक्टोनिक मूवमेंट, जो नीचे प्लेट्स होते हैं ना, धरती के नीचे जो प्लेट्स हैं उनके मूवमेंट के द्वारा, उनकी गतिविधि के द्वारा जो है झील बना है। तो ये है उल्लर झील। उल्लर झील की बात करें तो ये कहाँ है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में है। दक्षिण एशिया का जो है सबसे बड़ा मीठे पानी का जो है झील उल्लर झील है, ठीक है। और साथ ही साथ 1990 में जो उल्लर झील को रामसार सम्मेलन में जो है इसको आर्द्र भूमि के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि के रूप में भी जो है नामित किया गया है। उसके अलावा बात करें डल झील, तो ये कहाँ है? श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर में। उसके अलावा बारापानी झील मेघालय में है। और लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है। हाल ही में भारत के अदानी समूह ने किस देश के दार एस सलाम बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल 2 के लिए 30 वर्ष का जो है पट्टा हासिल किया? तो उसको लीज पे लिया, भाड़े पे लिया है। तो ये जो दार एस सलाम है ना, ये कहाँ है? तो ये बंदरगाह तंजानिया में है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस जो है ये मनाया जाता है 3 मई को। 1993 में जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा ने जो है इस दिन को घोषित किया था कि ये दिन जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और ये घोषणा जो है विंडहोक घोषणा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि कॉर्टिसोल का उत्पादन करती है जिससे अक्सर मनुष्य में स्ट्रेस हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो कॉर्टिसोल जो होता है ये क्या करता है? अंदर स्ट्रेस बढ़ाने का कार्य करता है। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? तो ये सिक्रेट होता है अधिभृत ग्रंथि से, जिसको एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। तो अधिभृत ग्रंथि से होता है। इसको तनाव हार्मोन कहा जाता है क्योंकि ये शरीर की लड़ाई या भागने की प्रक्रिया के दौरान जो है जारी होता है, फाइट और फ्लाइट। उस कोशिका को पहचानिए जो अमावीय आकार की है। अमीबीय आकार मतलब क्या होता है? जिसका कोई शेप नहीं है, कोई आकार नहीं है, जिसका उसका आकार निर्धारित ना हो। तो जैसे अमीबा का आकार जो है निर्धारित नहीं होता है। इसी तरीके से हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं, इनका भी आकार जो है निर्धारित नहीं होता है। तो अमीबीय आकार हो जाएगा श्वेत रक्त कोशिका। बाकी इसमें सबका जो आकार फिक्स्ड है। धातुओं और उनके आयस्कों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? सोना कैल्वेराइट। कैल्वेराइट क्या होता है? तो ये होता है गोल्ड टेल्यूराइड। तो AuTe2
गोल्ड टेलुराइड को बोलते हैं कैल्वराइड, तो ये सही है। उसके अलावा जो है पारा, जो मरकरी होता है तो मरकरी ग्रेनोकाइट। तो ग्रेनोकाइट की बात करें तो ये ग्रेनोकाइट किसका और है, ये जो है ना कैडमियम के लिए यूज़ किया जाता है, इससे कैडमियम मिलता है, पारा नहीं, मरकरी नहीं मिलेगा, तो ये दूसरा युग्म गलत है। एल्यूमिनियम की बात करें क्रायोलाइट, बिल्कुल ये क्या होता है क्रायोलाइट, क्रायोलाइट होता है Na3Al Fe2, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर इसमें एल्यूमिनियम पाया जाता है, तो ये ठीक है। कोबाल्ट स्मल्टाइट, तो ये जो स्मल्टाइट है इसमें भी कोबाल्ट पाया, तो ये भी ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी ग्रेनोकाइट जो है ये कैडमियम का है, पारा का नहीं है, इससे मरकरी नहीं मिलेगा, कैडमियम मिलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश संश्लेषण में सक्षम जलीय जीवों का एक विविध समूह है। तो जो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है वो है शैवाल या फिर एल्गी। ये समुद्र में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ज़्यादातर जो है मिली पानी में ये पाया जाता है शैवाल, और ये अपना भोजन जो स्वयं बना सकता है। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा शैवाल। निम्नलिखित में से सबसे पहले बार विद्युत क्षेत्र की अवधारणा किसके द्वारा दी गई थी। तो विद्युत क्षेत्र की जो अवधारणा है ये दिया गया था सबसे पहले माइकल फैराडे के द्वारा। उन्होंने जो है इसे बल रेखा का नाम दिया था। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, चुंबक है, इस चुंबक से जो है इसके चारों तरफ जो है चुंबकीय क्षेत्र होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण जो है विद्युत जो उत्पन्न होता है, और विद्युत में अगर बदलाव करेंगे तो इससे चुंबक जो है चुंबकीय प्रभाव जो है उत्पन्न होगा। तो ये चीज़, तो विद्युत क्षेत्र की अवधारणा सबसे पहले जो है माइकल फैराडे के द्वारा जो है दिया गया था। और इस अवधारणा से पहले ये माना जाता था ना कि दो आवेशित वस्तुओं के बीच में जो बल लगता है वो सीधे दूरी के साथ होता है। 16वां ब्रिस्क सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो जो 16वां ब्रिस्क सम्मेलन है इसका आयोजन किया गया था रशिया में। और ये कब से कब तक हुआ था लगभग, तो 22 से 23 अक्टूबर 2024 में जो है ये आयोजन किया गया। उसके अलावा अगर हम बात करें 2025 में, इस साल जो है ये सम्मेलन है, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो 2025 में इसका आयोजन किया जाएगा ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील में क्षेत्र है रियो डी जेनेरियो, तो रियो डी जेनेरियो में जो है इसका आयोजन होगा। और कब से कब तक होने वाला है, तो 6 से 7 जुलाई तक जो है ये आयोजित किया जाएगा इस साल। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो लोक लेखा समिति की बात करें तो लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, और इस 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से आते हैं, और साथ ही साथ 7 सदस्य जो है वो राज्यसभा से चुने जाते हैं। इसका अध्यक्ष अभी नियुक्त किसे किया गया है, तो वह हैं केसी वेणुगोपाल। केसी वेणुगोपाल को जो है लोक लेखा समिति का अध्यक्ष जो है नियुक्त किया गया है। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश की किस प्रकृति को दर्शाता है। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या कहता है, अगर धातु है कोई और इस धातु पर अगर प्रकाश पड़ता है तो ये धातु इलेक्ट्रॉन जो है वो छोड़ने लगता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लगेगा और वो मूव करने लगेगा। और अच्छा, ये जो प्रकाश होना चाहिए इतने ऊर्जा के साथ होना चाहिए कि धातु में से इलेक्ट्रॉन को निकाल सके, तो इसी प्रभाव को कहते हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो ये बताता है कि प्रकाश जो है वो कणीय प्रकृति का है, मतलब जो लाइट है वो पार्टिकल से बना हुआ है, और यही पार्टिकल जब धातु से आकर टकराता है जैसे कि पोटेशियम या फिर सोडियम, तो ये सब जो है इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं। ट्राइक्लोरोमीथेन का प्रचलित नाम क्या है। तो ट्राइक्लोरोमीथेन को कहा जाता है क्लोरोफॉर्म। ये व्यक्ति को बेहोश करने के लिए यूज़ किया जाता है, इसको एनेस्थीसिया कहते हैं। कोशिका का कौन सा भाग पोषक तत्वों को ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो जो भी हम लोग भोजन खाते हैं तो मुख्य रूप से टूट जाता है ग्लूकोज में, और ये ग्लूकोज चला जाता है कहाँ पर, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सूत्रकणिका जिसको बोलते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जो है बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और साथ ही साथ जो है ऊर्जा। यही कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग सांस के रूप में बाहर छोड़ते हैं। तो ये चीज़ है, और ये पूरा प्रक्रिया श्वसन की प्रक्रिया कहलाती है, और ये कहाँ होता है, तो ये सूत्रकणिका या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ
टैडपोल का व्यासक में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो जो टैडपोल होता है जब वो बड़ा बनता है तो यहाँ पे देखेंगे क्या कि उसका जो आकार है, उसका बाहरी संरचना है, इसमें बहुत ज़्यादा बदलाव देखने को मिलता है और इस बदलाव को कहते हैं कायांतरण या फिर मेटामॉर्फोसिस। तो मेटामॉर्फोसिस के द्वारा जो टैडपोल होता है वो बड़ा बनता है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन विकास का नियंत्रण करता है तथा विशेष रूप से तनों में कोशिका वृद्धि को जो है उत्तेजित करता है? तो ये हार्मोन है ऑक्सिन। ऑक्सिन जो होता है ये कोशिका वृद्धि को बढ़ाता है और साथ ही साथ जो है ये विकास को नियंत्रण भी करता है। एथिलीन क्या करता है? एथिलीन जो है फलों को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साइटोकाइनिन ये कोशिका विभाजन में सहयोग करता है। जिबरेलिन ये भी पौधों को लंबा करने में सहयोग करता है। किसी अम्ल और क्षारक के बीच होने वाली अभिक्रिया क्या कहलाती है? तो अगर हम अम्ल, कोई भी एसिड है, एसिड को जब हम क्षारक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बना लेता है? तो ये बना लेता है नमक और साथ ही साथ पानी। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है उदासीनीकरण अभिक्रिया या फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जहाँ पर हमें नमक और पानी बनता हुआ दिखाई देता है। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? तो रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए हमें ज़रूरत होता है आयरन का। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है लोहा। ये लोहा क्या करता है? यही लोहा जो है ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और ऑक्सीजन को शरीर में अलग अलग भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो अगर हीमोग्लोबिन कमी हो जाएगी तो क्या होगा? ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में कम होने लगी, जिससे जो है व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होने लगी, वो और तेज़ी में सांस लेगा। निम्नलिखित धातुओं में से आवर्त सारणी में उनके स्थान के आधार पर असंगत धातु का चयन करें जो एक ग्रुप में नहीं आता है। तो पोटेशियम, लिथियम, सोडियम ये सब जो है पहले ही ग्रुप के हैं, पहले ही श्रेणी के हैं। लेकिन अभी बात करें मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है दूसरे आवर्त सारणी का है। तो मैग्नीशियम जो है ये इन तीनों से अलग है। टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफ़ेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो है ये इल्मेनाइट से प्राप्त होता है और इसी के चलते जो है वो जो सफ़ेद जो झाग वाग उत्पन्न हो रहा है वो टाइटेनियम डाइऑक्साइड होता है। हाल ही में किस मंदिर को वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार दिया गया है? तो ये पुरस्कार दिया गया है अयोध्या के राम मंदिर को। तो अयोध्या के राम मंदिर को जो है स्वॉर्ड ऑफ ऑनर नामक जो है वैश्विक सुरक्षा उत्कृष्टता पुरस्कार जो है दिया गया है। शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है? तो शांति निकेतन को जो है 17 सितंबर 2023 में जो है इसको यूनेस्को के विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 2023। सेवा समिति की स्थापना निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? तो सेवा समिति की स्थापना 1914 में जो है इलाहाबाद में किया गया था हृदयनाथ कुंजरू के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर डी। भारत सरकार ने कब चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य रखा है? तो भारत सरकार के अनुसार जो है जो चंद्रयान 4 है इसको प्रक्षेपित किया जाएगा 2028 तक। और इसके साथ ही जो है ना जब वहाँ पे यान जाएगा तो वो उसका काम होगा कि वो मिट्टी के सैंपल्स लेके आएगा धरती पर और फिर से जो उस सैंपल्स को जांचा जाएगा। तो इस तरीके से जो है चंद्रयान 4 में कुछ कुछ नए चीज़ों को भी जोड़ा गया है। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के बाद 4500 और 4 वर्षों बाद 6750 हो जाता है तो वो धनराशि कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है तो चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? तो ये होता है P1 + R/100n। कितनी बार ब्याज लगेगा उसको n बोलते हैं। तो मान लो ये जो है पहले 2 वर्षों की बात कर रहे हैं तो पहले 2 वर्षों में कितना मिल रहा है अमाउंट? 4500। फिर P1 + R/100 4 वर्षों में, 4 वर्षों में कितना हो जा रहा है? 6750। दोनों को अगर हम भाग देते हैं तो क्या होगा? P से P कट जाएगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर आ जाएगा, उल्टा भाग देंगे, 4 नीचे है ना तो इसको ऊपर रख के चलेंगे। तो जैसे ही भाग दोगे तो यहाँ से जो है ये 2 आ जाएगा और ये 0 से 0 कट गया। तो 1 + R/100 पावर 2 मैंने उल्टा लिखा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 675/450।
हो गया। तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, इसी से मिलता जुलता एक और जो पहला इक्वेशन क्या था, पहला इक्वेशन था P1 + R/100 पावर 2 इज इक्वल टू 445। ठीक है, तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 + R/100 की वैल्यू क्या है, तो 1 + R/100 का पावर 2 का वैल्यू है 675/450। तो इस वैल्यू को क्यों ना यहाँ रख दें, तो क्या हो जाएगा P × 675/450 इज इक्वल टू 4500। तो P हो जाएगा 4500 × 450/675। अगर 25 से काटें तो 25 से काटेंगे तो 25 दूनी 50, 175। फिर ये क्या हो जाएगा 25, 75, 150, 6150, 7, 27 आ गया। इसको अगर हम 25 से काटें तो ये कितना हो जाएगा, 25 से कम 25 बचा कितना, 25 में से 15, 200, 25 8 0। 9 से काटते हैं, 9 3 27, 9 दूनी 18, 20। 3 से काटेंगे हो जाएगा 45, 15 दूनी 30, तो ये आ जाएगा 3000। तो यहाँ पर जो धनराशि है वो कितना है, 3000 धनराशि है। ऑप्शन नंबर सी। यदि किसी समांतर श्रेणी के प्रथम 14 अंकों का योग 1050 है तो उसका प्रथम पद 10 है, तो उसका 20वां पद को ज्ञात करें। अब जब भी समांतर सीरीज़ मिलता है तो इसको सम निकालने का, इसका जो है योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, तो योग निकालने का फॉर्मूला हो जाता है n/2। n क्या है, कितनी संख्याएं हैं, तो n/2 2a। a होता है प्रथम जो संख्या है वो प्रथम पद, उसके अलावा जो है n - 1 × d। तो इस फॉर्मूले के साथ जो हम लोग सम निकाल सकते हैं। अब n कितना दिया है, तो 14 पद है, तो 14/2 2a। a पहला पद कितना है, 10 है, तो 2 दहाई 10 प्लस n - 1, 14 में से 1 गया तो 13, और d तो हमें पता नहीं है, तो d होता है कॉमन डिफरेंस। मतलब मान लो अगर 1 3 5, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर जा रहा है, 2 का अंतर जा रहा है, इसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं। तो ये हो गया, ये हो जाएगा 7 × ये हो जाएगा 20 और प्लस 13d, और इधर पद नहीं दिया है 1050, तो 1050 को 7 से विभाजित कर देंगे तो 20 + 13d। तो यहाँ से 7 एकम 7 और 7 15 7 105 हो जाता है। यहाँ से 20 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 130 इज इक्वल टू 13d। तो d हो जाएगा 10। 13 इधर भाग दे देगा तो 130/13 10 हो जाएगा। तो कॉमन डिफरेंस हमारे पास आ गया 10। हमको निकालना है 20वां पद, तो 20वां पद निकालने का तरीका क्या हो जाता है, an हो जाता है a + n - 1 × d। तो a 20वां निकालना है, तो a की जगह पे रख देंगे कितना, 10। हमारे पास a पहला पद 10 है, प्लस n - 1, n कितना है, n है 20, तो 20 में से 1 जाएगा तो 19, और इनटू कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस है 10, तो 10। तो ये हो जाएगा 10 + 19 दहाई 190, 200। तो 20वां शब्द टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 200। तो ऑप्शन नंबर बी। एक मेले में प्रवेश शुल्क में 25% की कमी गई। जो एंट्री फ़ी था उसमें 25% कम कर दिया। तो मान लो पहले एंट्री फ़ी हुआ करता था 100 रुपया, तो 25% की कमी मतलब 75 रुपया हो गया, जिसकी वजह से लोगों की संख्या में जो है 30% की वृद्धि हो गई। तो पहले अगर 100 लोग आते थे तो अब कितना आ रहे हैं, अब 130 लोग आ रहे हैं। इसको रेशियो में बांट लेते हैं, तो ये हो जाएगा 25 चौका और ये हो जाएगा 25 तिहाई। उसके अलावा जो है 0 से 0 चला गया। तो यहाँ पर देखो 4 रुपये में 10 लोग आ रहे हैं, तो टोटल पैसा कितना हो गया 40। अब क्या हो गया, 3 रुपये में 13 लोग आ रहे हैं, टोटल पैसा हो गया 39, 39। ठीक है, तो पहले 40 रुपये कमाते थे, अब 39 रुपये आ रहा है, तो 1 रुपये की कमी हो गई। 1 रुपये की कमी किस पे हो गया, 40 पे। पहले के अनुसार देखते हैं, तो 40 पे 1 रुपये की कमी हो गई, इंटू 100 कर देंगे, काटेंगे तो 2 बचे 2 दूनी 5/2% से कम हो गया है। तो ऑप्शन नंबर सी। 2 भाइयों के उम्र में अंतर 8 वर्ष का है तथा दोनों के उम्र का योग 10 वर्ष बाद दोगुना हो जाएगा। तो छोटे भाई की वर्तमान आयु, तो दोनों की उम्र में अंतर है, मान लो एगो का x है तो एगो का y है, तो दोनों के बीच का जो अंतर है वो कितना दिया हुआ है, 8 वर्ष दिया हुआ है। उसके अलावा बोल रहा है कि 10 साल बाद अगर हम देखते हैं तो दोनों का जो जोड़ होगा वो दुगुना हो जाएगा अभी के जोड़ में। तो 10 साल बाद दोनों में 10-10 साल ऐड कर दो, तो x + 10
और साथ ही साथ जो है y प्लस 10 कितना हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा जो अभी का जोड़ है उसके। थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जा रहा है, तो ये हो जाएगा x प्लस 10 प्लस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y। तो इधर से x y लेके जाएं तो इधर होगा 20 इज इक्वल टू, इधर से x उधर जाएगा तो 2x माइनस एक्स, तो x बचेगा, प्लस 2y माइनस वाई, तो y बचेगा। तो x प्लस वाई 20 है। एक इक्वेशन हमको x माइनस वाई का मिला है। अगर दोनों इक्वेशन को हम जोड़ दें, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर जोड़ दें तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 20 प्लस 8। दोनों इक्वेशन जो इसको इसके साथ जोड़ेंगे और इसको जो है इसके साथ जोड़ दिए तो माइनस वाई माइनस वन कट जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 28, तो x हो जाएगा 14। तो x का वैल्यू हो गया 14। अब x अगर 14 है तो 14 में से क्या घटाएंगे कि 8 मिलेगा, तो 14 में से 6 घटाएंगे। तो छोटे भाई की उम्र कितनी है, छोटे भाई की उम्र जो है 6 हो गया, 6 साल। यदि a प्लस बी प्लस सी 1.3 है तो a रेशियो b प्लस सी कितना दे दिया है, 1:3। इसी तरीके से c रेशियो a प्लस बी दे दिया है 5:7। सोचो अगर ये दोनों नंबर रहता तो 3 और 1 कितना हो जाता, 4। ये नंबर है तब 7 और 5 12। तो एक जगह ए बी सी का वैल्यू 4 आया है, एक जगह ए बी सी का वैल्यू 12 आया है। तो कहीं पे 4 कहीं 12 कैसे हो सकता है, दोनों जगह सेम ही होना चाहिए। ए बी सी जब ले रहे हो तो दोनों जगह तो सेम आएगा। तो क्या करते हैं, इसको सेम करने के लिए ऊपर वाले को 3 गुना से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 12 हो जाएगा, 4 3 12। तो रेशियो क्या बन गया, तो पहला रेशियो बन गया तुम्हारे पास, 1 को 3 से किया तो 3 और 3 3 9, और यहाँ पे रेशियो क्या है 5:7। अब देखो इधर a अकेले है तो a का मतलब हो गया 3, तो यहाँ से a की वैल्यू मिल गई 3। यहाँ c अकेले है, c का मतलब हो गया 5, ठीक है। यहाँ देखो b प्लस सी का क्या है 9, तो अगर b प्लस सी 9 है और c अकेले 5 है, b प्लस सी अगर 9 है और c अकेले 5 है तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b जाहिर सी बात है 4 हो जाएगा, ठीक है। 5 4 9 हो जाता है तो b 4 हो जाएगा। अब क्या बताना है b, तो b आगे रखेंगे 4 रेशियो दोनों का जोड़ 5 3 8 1/2, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एक ट्रेन 90 किलोमीटर दूरी समान गति से तय करती है। यदि चाल को 15 किमी घंटा बढ़ा दी जाए तो 30 मिनट कम लगता है, तो ट्रेन की जो वास्तविक गति है वो क्या रहेगी। तो 90 किलोमीटर को जो है समान दूरी से तय करता है, तो कितना हो जाएगा 90, मान लो जो स्पीड है वो x है और इसको समय लग रहा है t, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, चाल में 15 घंटा बढ़ाना है, तो दूरी तो 90 रहेगा, चाल में जब 15 घंटा बढ़ा देंगे तो समय क्या लग रहा है, समय में से 30 मिनट कम हो जाता, 30 को 60 कर लेते हैं घंटे में, तो ये हो गया। अब इस t की वैल्यू को ज़रा यहाँ रख देते हैं, तो क्या बन जाएगा 90 x प्लस 15 इज इक्वल टू 90/x माइनस 30/60। ऊपर से सारे 30 को उड़ा दो, यहाँ से 30 गया, 30 तिहाई 30 तिहाई, तो ये बन गया ये। अच्छा अब यहाँ पर जो है इसको इधर सारे x वाले को एक तरफ लाते हैं और बाकी सबको अलग ले जाते हैं। यहाँ बचा क्या, इसको जब इधर ले जाएंगे तो पॉजिटिव बन जाएगा, तो 1/60 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 3/x माइनस 3/x प्लस 15। एलसीएम सेम करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x प्लस 15, उसके अलावा अच्छा 15 है, 15 तिहाई 45 और माइनस 3x बटे x इंटू एक्स प्लस 15, ये गिवन है 1/60। 3x चला गया, यहाँ से अगर क्रॉस कर लें तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 45 इंटू 60। अब देखो x है 45, अगर x प्लस 15 मतलब किस में 15 जोड़े तो क्या बचे 60, तो 45 में अगर 15 जो 60 नहीं बन जाएगा, तो हमारे x की वैल्यू सीधे 45 आ गई। तो स्पीड कितना है, तो स्पीड रहेगा इसका जो है 45 किलोमीटर, 45 होना चाहिए, कहीं 45 नहीं दिया है, तो स्पीड जो हो जाएगा 45 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर डी। तो ये था हमारा आज का जो है क्वेश्चन आंसर का सेट।
आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले सेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।